नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है। हमने देखा है कि भारत जो है ना वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इन 5 शब्दों में से 4 शब्दों का अर्थ जो है वो हमने पिछले वीडियो में उसका अध्ययन कर लिया है। हमने जो अध्ययन किया है अब तक इंडियन पॉलिटी का, वो बिल्कुल ही नए अंदाज में किया है। कहीं भी आपको इस प्रकार का अध्ययन जो है ना वो नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, कनेक्ट रहिए, ताकि मेरे वीडियो जो है वो आपके लिए बहुउपयोगी क्या हो सके, साबित हो सके। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। तो आज हम अध्ययन करेंगे, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था किस किस का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कौन से शब्द का? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अध्ययन कर लिया था। फिर हमने अध्ययन किया था किसका? समाजवादी जो शब्द है, इसका हमने अध्ययन कर लिया। फिर हमने किसका किया? पंथ निरपेक्ष। किसका किया था? पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना, तो इसका भी हमने क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। और हमने अध्ययन कर लिया किसका? लोकतांत्रिक का। किसका अध्ययन कर लिया? लोकतांत्रिक का। और हमने अध्ययन कर लिया किसका? गणराज्य का। किसका अध्ययन? मतलब गणराज्य का अध्ययन आज करेंगे। तो ये जो प्रस्तावना में शब्द हैं, एक तो आप इनका क्रम ध्यान में रखना, क्योंकि इनका क्रम जो है वो इसी प्रकार से है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्रम रहेगा। क्रम पर अभी तक प्रश्न बना नहीं है, बन सकता है। दूसरा, हमने उपयुक्त ये जो 4 शब्द हैं, इनका क्या कर लिया है? अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे किसका? गणराज्य का, कि गणराज्य क्या होता है। ठीक है ना, भारत कब गणराज्य बना। ठीक है, ये जो है ये प्रस्तावना में उल्लेखित सत्ता का क्या है? ये स्वरूप है। मतलब भारत का जो शासन है ना, उस शासन का स्वरूप इसी प्रकार का है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, यही भारत के शासन का क्या है? स्वरूप है, उसकी क्या है? प्रकृति है। इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया। आज हम किसकी बात करेंगे? गणराज्य की बात करेंगे। तो गणराज्य, गणराज्य का मतलब हो गया रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या हो गया? रिपब्लिक। तो गणराज्य मतलब रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले बात तो ये जो प्रस्तावना में ये कंसेप्ट जो हमने लिया है, ये कहां से लिया है? फ्रांस से इसको लिया गया है। दूसरा, गणराज्य का अर्थ क्या होता है ना? तो गणराज्य कौन से राज्यों को बोला जाएगा, या कौन से देश को गणराज्य बोला जाएगा? तो ऐसा देश जहां का प्रधान मतलब हेड ऑफ स्टेट, जहां का प्रधान मतलब कौन? हेड ऑफ स्टेट। मतलब जैसे अपने यहाँ कौन हो जाएगा? वो राष्ट्रपति। तो अपने यहाँ जो देश का प्रमुख है कौन? राष्ट्रपति, जिसे हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। वो वंशानुगत न होकर क्या हो? निर्वाचित हो। वंशानुगत न होकर क्या हो? निर्वाचित हो, जनता के द्वारा निर्वाचित हो। तो ऐसे राज्य को क्या बोला जाता है? गणराज्य बोला जाता है। तो क्या मतलब हो गया कि ऐसा राज्य जिसका प्रधान या मुखिया मतलब अपने यहाँ कौन है? राष्ट्रपति, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? हेड ऑफ स्टेट। क्या बोल सकते हैं? हेड ऑफ स्टेट। तो जो राज्य का प्रमुख है मतलब राष्ट्रपति, वो क्या नहीं होना चाहिए? वंशानुगत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वंशानुगत नहीं होना चाहिए। अपितु क्या होना चाहिए? अपितु जनता द्वारा, किसकी द्वारा? जनता द्वारा क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, निर्वाचन कौन करेगा? जनता करेगी, एक निश्चित समय के लिए करती है। ठीक है, जनता चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करे, परंतु होना क्या चाहिए? जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि आर्टिकल 52, कौन सा आर्टिकल? 52। ठीक है ना, तो आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? भारत के राष्ट्रपति की बात करता है। मतलब भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल के अनुसार? 52 के अनुसार।
परंतु आपको यह भी पता है कि आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। किसके निर्वाचन की? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। और यहां राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो यहां राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेजियम के माध्यम से होता है। और ये जो निर्वाचक मंडल है ये किससे बनता है? ये जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से बनता है? जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से बनता है। ठीक है ना? मतलब किसके द्वारा है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। चाहे वो जनता के प्रतिनिधि ही करें, मतलब जनता चाहे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना करती हो, परंतु भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित ही होता है। और इसी ही क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है। ठीक है। भारत कब गणराज्य बना? तो भारत कब बना? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? गणराज्य बना। क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। क्या किया गया? लागू किया गया। और तभी भारत जो है ना वो क्या बन गया? गणराज्य। इससे पहले भारत क्या था? इससे पहले भारत औपनिवेशिक राज्य था। क्या था? औपनिवेशिक राज्य था। ठीक है, मतलब डोमिनियन स्टेट था, जिसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का क्या हुआ करता था? नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन संविधान लागू होने के साथ ही भारत क्या बन गया? गणराज्य बन गया। ठीक है, ये किसका अर्थ है? गणराज्य का। आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से प्रश्न क्या बनता है? तो यहां से प्रश्न गणराज्य शब्द पर ही बनता है। वो आपसे पूछ लेगा कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? सीधा सा प्रश्न आएगा, गणराज्य का अर्थ होता है। तो गणराज्य का अर्थ क्या हो गया? कि जो राज्य का जो या देश का जो प्रधान है वो वंशानुगत न होकर क्या हो? जनता के द्वारा निर्वाचित हो एक निश्चित समय के लिए, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो। होना क्या चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हमने कहां से लिया ये गणराज्य जो कंसेप्ट है गणराज्य का, कहां से लिया है? फ्रांस से। कब भारत गणराज्य बना? जब देश का क्या लागू हुआ? संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या करता है? बात करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे जब हम प्रस्तावना में जाते हैं तो भारत का जो शासन है, भारत में जो सत्ता है ना, उस शासन अथवा सत्ता के उद्देश्यों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शासन अथवा सत्ता के उद्देश्यों की क्या की गई है? बात की गई है। तो सत्ता एवं शासन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेखित है कि किसकी स्थापना की जानी चाहिए? न्याय की। किसकी स्थापना होनी चाहिए? स्वतंत्रता की स्थापना होनी चाहिए। किसकी स्थापना होनी चाहिए? समानता की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। किसकी रक्षा की जानी चाहिए? व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है ना? देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एकता एवं किसको? अखंडता को। ठीक है। और लास्ट में आपका कौन सा? बंधुत्व। लास्ट में आपका कौन सा? बंधुत्व, मतलब ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। तो ये सत्ता के क्या है? उद्देश्य है। और प्रस्तावना में इन शब्दों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। सबसे पहली बात कि ये जो शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इनका संविधान की प्रस्तावना में क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो इनके क्रम पर बनता है। कैसे बनता है? तो उसकी हम बात करें तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है ना, यहां हो जाएगा इन शब्दों का प्रस्तावना में क्रम। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में क्रम। ठीक है। उसके बाद में हम इन की अर्थ की क्या करेंगे? बात करेंगे। सबसे पहले है न्याय। तो कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक एवं कौन सा न्याय की स्थापना का प्रयास किया गया है? राजनीतिक न्याय की।
कौन से न्याय की? राजनीतिक न्याय की स्थापना का प्रयास किया गया है प्रस्तावना में। क्रम यही है, सामाजिक, आर्थिक और कौन सा? राजनीतिक न्याय। फिर बात करें किसकी? प्रस्तावना की, स्वतंत्रता की। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और कौन सा है? राजनीतिक। क्या है ये? न्याय की स्थापना का प्रयास किया गया है। कहाँ? प्रस्तावना में। स्वतंत्रता की बात करें तो प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? विचार है, ठीक है ना? कौन है? अभिव्यक्ति है, ठीक है। कौन है? विश्वास है। कौन सी है? धर्म की स्वतंत्रता है। और कौन सी है? उपासना की स्वतंत्रता है। तो इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इनका क्रम यही है ना? इनका क्रम यही है। मतलब सबसे पहले अगर शब्दों की बात करें तो नंबर 1 पर तो कौन? न्याय। नंबर दूसरे पर कौन सा आ जाएगा? यही क्रम रहेगा। कौन सा? स्वतंत्रता। न्याय की बात करें तो न्याय में सबसे पहले कौन सा है? सामाजिक। फिर कौन सा? आर्थिक। फिर कौन सा? राजनीतिक। और अगर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में बात करें तो क्रम कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और कौन सा? उपासना की, ठीक है। फिर बात करें स्वतंत्रता की तो प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा, ठीक है ना? किसकी? प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, तो प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। और अवसर की समानता। कौन सी है? अवसर की समानता, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? अगर इन शब्दों की बात करें, ठीक है ना, तो पहले नंबर पर न्याय ही है, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता है, तीसरे नंबर पर कौन है? समानता है। आ रही है ना? ये तीसरे नंबर पर ये आ रहा है ना? तो ये तीसरे नंबर पर आपका क्या कौन है? समानता है। अब समानता में पहले नंबर पर कौन सी है? तो कौन सी हो गई? प्रतिष्ठा की समानता। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? अवसर की समानता। बाद में आपके कौन से हैं? 4 नंबर पर कौन? व्यक्ति की गरिमा। 5 नंबर पर कौन है? एकता एवं अखंडता। और 6 नंबर पर आपका कौन सा है? बंधुत्व। मतलब प्रस्तावना में यही क्रम है, इन शब्दों का यही क्रम है। अब इन शब्दों को जब हम खोलते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और कौन सा? राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और कौन सी? उपासना। इनका क्रम इसी प्रकार से है। समानता की बात करें तो समानता जो है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कहाँ? प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और कौन सी? अवसर की समानता। फिर व्यक्ति की गरिमा है, एकता एवं अखंडता है और कौन सा है? बंधुत्व है, ठीक है। एक बार इनका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्याय की। किसकी बात करते हैं? न्याय की। तो न्याय से पहले प्रस्तावना में जो न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं जो बंधुत्व जो है, कौन सा? न्याय है, स्वतंत्रता है और बंधुत्व है ना? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? न्याय की। किसकी बात कर लेते हैं? न्याय, ठीक है। तो न्याय की अगर हम क्या करें, बात करें तो 3 प्रकार का न्याय है ना? कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और कौन सा न्याय की बात की गई है? राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कहां? प्रस्तावना में, ठीक है। उससे पहले स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ध्यान से देखना कौन कौन से शब्द अभी हमने देखे। एक तो कौन सा? स्वतंत्रता, ठीक है। एक शब्द हमने देखा कौन सा? समानता। और एक शब्द हमने देखा कौन सा? बंधुत्व, ठीक है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो आदर्श है, मतलब कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और कौन सा? बंधुत्व का जो आदर्श है, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। अथवा हम क्या बोल सकते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति से क्या है? प्रेरित है। कौन सी क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से क्या है? प्रेरित हैं या लिए गए हैं। कौन कौन से आदर्श? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दूसरी बात करें
न्याय कितने प्रकार का प्रस्तावना में उल्लेखित है? 3 प्रकार का। सामाजिक है, आर्थिक है और कौन सा? राजनीतिक न्याय है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और ये जो राजनीतिक न्याय है ये कहां से लिए गए हैं? ये रूसी क्रांति से लिए गए हैं। रूस अथवा ये किससे प्रेरित है? ये रूसी क्रांति से क्या है? प्रेरित है। ध्यान रख लेना, सीधा सा प्रश्न यही बनता है। तीसरी बात, ये जो न्याय है, स्वतंत्रता है और कौन सा है? समानता है। तो ध्यान से देखना, इस न्याय की हम बात करें तो प्रस्तावना में उल्लेखित जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, प्रस्तावना में उल्लेखित कौन है? स्वतंत्रता है, समानता है। मतलब क्या हो गया कि प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है, ये न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता एवं समानता से क्या माना गया है? उच्च माना गया है। किसे? न्याय को। प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय है ये प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता एवं समानता से क्या माना गया है? उच्च माना गया है। उच्च स्थान प्राप्त है किसको? न्याय को। पहली बात तो आप ये क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। दूसरी बात, जो 3 प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो जो सामाजिक एवं कौन सा? आर्थिक जो न्याय है इसको उच्च माना गया है। इसको क्या माना गया है? उच्च माना गया है। किसकी तुलना में? राजनीतिक न्याय की तुलना में। ठीक है। अब सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? तो सामाजिक न्याय को हम यूं समझ सकते हैं कि एक तरीके से शोषण विहीन समाज की क्या करना? स्थापना करना। मतलब जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, मतलब जो दलित हैं, है ना, या आदिवासी हैं, उन आदिवासी लोगों को शोषण से क्या करना? बचाना। वो ही क्या है? सामाजिक न्याय है। ठीक है। भारत में प्रस्तावना के अलावा जो मूल अधिकार हैं, जो आपके डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें किन की बात की गई है? सामाजिक न्याय की बात की गई है। मतलब सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की हम बात करें तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात किसके साथ साथ? प्रस्तावना के साथ ही। किसके साथ साथ? प्रस्तावना के साथ साथ इनकी बात कहां की गई है? मूल अधिकारों में भी की गई है। किनमें की गई है? मूल अधिकारों में भी इनकी बात की गई है और डीपीएसपी में भी इनकी क्या की गई है? बात की गई है। कहने का मतलब यह हो गया कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो सामाजिक, आर्थिक न्याय है इनको मूर्त रूप दिया गया है। कहां? मूल अधिकारों में। जैसे आर्टिकल 15, मूल अधिकारों में आप जाओगे ना तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? पता है आपको कि बिना भेदभाव के सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की बात करता है। मतलब जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आप जो है ना जाति, धर्म, है ना, भाषा, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश से मना नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल करता है? 15 करता है ना। तो सामाजिक न्याय की क्या करता है? ये स्थापना करता है। ठीक है। डीपीएसपी में जाओगे आप तो डीपीएसपी तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 38 सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से 39, इसी प्रकार से आपका कौन सा 43, है ना, 42, कौन सा 42, है ना, इत्यादि जो आर्टिकल हैं वो किसकी स्थापना का प्रयास करते हैं? किसकी स्थापना का? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो सामाजिक आर्थिक न्याय है इसका मूर्त रूप हमें कहां देखने को मिलता है? डीपीएसपी और एफआर में देखने को मिलता है। मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है। तभी तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है? सुनना,
भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है ना, वो प्रस्तावना में भी आपको मिलेगा, वो मूल अधिकारों में भी मिलता है, और वो कहाँ मिलता है, डीपीएसपी में भी मिलता है। क्योंकि प्रस्तावना में उल्लेखित जो आदर्श हैं, उन आदर्श को मूर्त रूप देने का कार्य कौन करते हैं, मूल अधिकार और डीपीएसपी करते हैं। इसीलिए भारतीय जो संविधान है उसका जो दर्शन है वो इन तीनों में क्या है, निहित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो कहां कहां पाया जाता है। तो प्रस्तावना में भी है, डीपीएस में भी है, और आपके मूल अधिकारों में भी है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा जो न्याय है वो कौन सा है, राजनीतिक न्याय है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता, अधिकार होना चाहिए। और ये हमें क्या किया गया है, दिया भी गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 325 एवं आर्टिकल 326 किसकी बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये। आर्टिकल 325 और कौन सा 326 किसकी बात करते हैं, तो जो वयस्क नागरिक है, कौन से नागरिक है, वयस्क जो नागरिक है ना, कौन से वयस्क जो नागरिक हैं। वयस्क नागरिक का मतलब हो गया जिनकी एज कितनी वर्ष हो गई भी, 18 वर्ष हो गई। कितनी वर्ष हो गई, 18 वर्ष हो गई। तो उनको किसका अधिकार दिया गया है, मताधिकार, मत का अधिकार दिया गया है, या मताधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 325 एवं 326 में। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो शब्द है ना न्याय, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और कौन सा, राजनीतिक। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में जो आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता और कौन सा, बंधुत्व, कहां से लिए गए, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना में न्याय है, स्वतंत्रता है, कौन सा, समानता है, इनमें सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है, न्याय को। तीसरा, न्याय जो है ना वो प्रस्तावना में कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और कौन सा, राजनीतिक, जो हमने कहां से लिया, रूसी क्रांति से लिया है। ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, इनमें सामाजिक, आर्थिक जो न्याय है ये किससे उच्च माने गए हैं, राजनीतिक न्याय से उच्च माने गए हैं। सामाजिक, आर्थिक जो न्याय है ये कहां है, तो प्रस्तावना के साथ साथ इनका उल्लेख कहां मिलता है, मूल अधिकारों में भी और डीपीएसपी में भी। जैसे आर्टिकल 15 है, 38 है ना, 39 है, 43 है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय है, उस न्याय का मूर्त रूप हमें कहां देखने को मिलता है, मूल अधिकारों में, डीपीएसपी में। तभी तो एक कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो कहां कहां मिलता है, तो प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में और किसमें, डीपीएसपी में मिलता है। मतलब एक बहुत ही क्या बनता है, आसान प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का दर्शन किन में निहित है, तो तीनों में क्या हो जाएगा, निहित हो जाएगा। और एक राजनीतिक जो न्याय है वो आर्टिकल 325 और 326, क्योंकि इसमें जो वयस्क मताधिकार, वयस्क जो नागरिक है, मतलब जिनकी आयु कितनी वर्ष हो गई, 18 वर्ष, उनको किसका अधिकार दिया गया है, मत का अधिकार दिया गया है, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। किसकी बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, तो अभी जैसे हमने आपको बताया था, कौन सी, विचार, फिर कौन सी, अभिव्यक्ति, उसके बाद में विश्वास, ठीक है ना, उसके बाद में धर्म, और उसके बाद में आपकी आ जाती है कौन सी, उपासना। कौन सी स्वतंत्रता आती है, उपासना। तो एक तो जो प्रश्न बनेगा इन चारों के मतलब 5 के क्रम पर बन जाएगा कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो स्वतंत्रताएं हैं
कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति की, फिर विश्वास की, फिर धर्म की, और फिर किसकी है? उपासना की है। ठीक है, एक तो इनके क्रम पर क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा। दूसरा, विचार का मतलब क्या होता है? विचार का मतलब क्या होता है? तो विचार का मतलब हो गया कि सोचना, मनन करना। सोचना, मनन करना, वही क्या है? विचार है। ठीक है ना। जैसे मैं अभी कुछ सोच रहा हूं, या मैं किसी बात को लेकर या किसी मुद्दे पर क्या कर रहा हूं? मनन कर रहा हूं, वही क्या है? विचार है। वही क्या है? विचार है। मतलब क्या हो गया? मनन करना, है ना। सोचना, क्या करना? सोचना। चिंतन करना, क्या करना? चिंतन करना। यही क्या होता है? अभी विचार होता है। फिर अभिव्यक्ति क्या होती है? तो जो हमने सोचा है, जो हमने सोचा है, मतलब जो मेरे विचार हैं, उन विचारों को प्रकट करना। जो मैंने सोचा है मतलब क्या हो गए? मेरे विचार। तो मेरे जो विचार हैं उनको क्या करना? प्रकट करना। वही क्या है? अभिव्यक्ति है। वही क्या है? अभिव्यक्ति है। मतलब क्या हो गए? क्या मतलब हो गया? विचारों को प्रकट करना। विचारों को क्या करना? प्रकट करना। यही आपकी क्या है? अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब ये हो गया, मैंने जो मनन किया है, मेरे जो विचार हैं उनको प्रकट करना क्या है? अभिव्यक्ति है। मतलब दूसरा चरण, दूसरी प्रक्रिया हो गई ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? दूसरी प्रक्रिया। कैसे हुई? तो मैंने जो मनन किया है, मैंने जो सोचा है, उसी को तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रकट कर रहा हूं, है ना। तो कौन सी प्रक्रिया हो गई? दूसरी प्रक्रिया। मतलब विचार जो है ना, वो कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था हो जाएगी ये? पहली अवस्था या पहली प्रक्रिया है। तो मैंने जो सोचा है उसी को तो प्रकट करूंगा ना, है ना। तो जो विचार करना है वो पहली अवस्था है, और जो विचार किया है उनको प्रकट करना वो दूसरी अवस्था है। मतलब विचार पहली अवस्था, अभिव्यक्ति उन विचारों को प्रकट करने वाली दूसरी अवस्था होती है। ठीक है। दूसरी बात, मैं सोचता हूं, मैं मनन करता हूं, अगर मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो जो मैंने सोचा है वो निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। कहने का मतलब, मेरे विचार तभी सार्थक होंगे जब मेरे पास क्या होगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। लेकिन अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे लोगों को दे दी जाए जिनमें विचार करने की, जिनमें सोचने की, जिनमें मनन करने की क्या नहीं है? क्षमता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है। भारतीय संविधान में और कहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपको पता है, आर्टिकल कौन सा? 19। अरे कौन सा आर्टिकल है? 19 है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख यहां भी मिलता है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, उन आदर्श का मूर्त रूप हमें कहां देखने को मिलता है? मूल अधिकारों में देखने को मिलता है, डीपीएसपी में देखने को मिलता है। इसी वजह से भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो प्रस्तावना के साथ साथ मूल अधिकारों में भी मिलेगा, और कहां मिलता है? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है। ठीक है। दूसरा है कौन? विश्वास, धर्म और कौन सी? उपासना। तो ये जो तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, सबसे पहली बात तो भारत में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, कौन सा? 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। कौन सा अधिकार है यहाँ? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल कौन से वाला? 28, यहां पर हमें क्या मिलती है? विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। ठीक है। मतलब प्रस्तावना के साथ साथ इनका उल्लेख कहां हो जाएगा? मूल अधिकारों में भी हो जाएगा। अब विश्वास का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? और उपासना का मतलब क्या होता है? तो विश्वास का मतलब तो ये होता है कि किसी विचारधारा में आस्था प्रकट करना या विश्वास प्रकट करना। किसी विचारधारा में, किसी विचारधारा में क्या प्रकट करना? विश्वास प्रकट करना। ठीक है ना। उसे क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। उसे क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। यही क्या कहलाता है? यही आपका कौन हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा। तो विश्वास का मतलब तो क्या हो गया? अभी किसी विचारधारा में विश्वास प्रकट करना
या उसे क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, वही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, विश्वास। दूसरा, धर्म का मतलब क्या हो गया, तो धर्म का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी धर्म को अपनाना, है ना, मतलब एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता। तो किसी भी धर्म को अपनाना, ठीक है ना, किसी भी धर्म को अपनाना, उसका प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना, वही क्या है, वही क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना, या वही धर्म की क्या है, स्वतंत्रता है। उपासना का मतलब क्या होता है, तो उपासना का मतलब ये होता है कि जिस धर्म की मतलब धर्म के अनुसार, जिस धर्म को भी अपन मानते हैं ना, उस धर्म के अनुसार, उस धर्म के जो नियम है, उस धर्म की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार आचरण करना। धर्म की मान्यताओं के अनुसार, धर्म के अनुसार या धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार क्या करना, धर्म की मान्यताओं के अनुसार आचरण करना। क्या करना, आचरण करना या व्यवहार करना, यही आपका क्या कहलाता है, उपासना कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपका इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि सिख जो होते हैं ना, ये क्या धारण करते हैं, ये कृपाण, क्या कृपाण धारण करते हैं या कृपाण लेकर चलते हैं। तो सिख धर्म की मान्यता है ये क्या है, सिख धर्म की क्या है, मान्यता है, उसकी क्या है, नियम है। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वही क्या है, उपासना है। मतलब धर्म की मान्यताओं के अनुसार आचरण या व्यवहार करना, वही क्या कहलाता है, उपासना कहलाता है। जैसे सिखों के द्वारा क्या करना, कृपाण लेकर चलना। कौन से आर्टिकल के अनुसार सिख जो है ना वो कृपाण लेकर चलते हैं या कृपाण धारण करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। तो कौन से आर्टिकल के अनुसार है ये है आर्टिकल कौन सा, 25 के अनुसार। कौन से के अनुसार है, 25 के अनुसार। क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया ना कि विश्वास, धर्म, उपासना, ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये मूल अधिकारों में हमें कहाँ मिलती है, आर्टिकल 25 एवं 25 से 28 के मध्य मिलती है। ठीक है, आप ये किसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं।